पूरा देश ये मानता था कि धारा 370 जब तक है कश्मीर का भारत के साथ स्थायी जुड़ाव नहीं है। और सपना सा लगता था इस देश में 370 और 35 ए को कोई उठा निकाल सकता है। 5 अगस्त की सुबह ही एक दिन अचानक फैसला हुआ और मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 और 35 से उखाड़ कर फेंक दिए गए। कुछ लोग चैलेंज देखते थे, खून की नदियां बह जाएगी, हजारों लोग मर जाएंगे। खून की नदियां छोड़िए, कंकड़ डालने की किसी की हिम्मत नहीं हुई साहब। कंकड़ डालने की आज कश्मीर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ गया है। वहां पंचायत के चुनाव भी हो गए, वहां लोकतंत्र नीचे तक अपनी जड़ें डालने का प्रयास कर रहा है। राम जन्मभूमि का मसला 550 साल से करोड़ों लोगों के सम्मान का एक बिंदु था कि जहां राम भगवान का जन्म हुआ था वहां भव्य मंदिर होना चाहिए। करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी थी। लोग कहते थे रक्तपात हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके से 5 अगस्त के दिन ही मोदी जी ने श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास कर दिया और आज मंदिर बनना शुरू किया। ये दृढ़ संकल्प जब होता है समस्याओं के समाधान का तो रास्ते अपने आप निकल आते हैं। मोदी जी जहां जहां गए वहां विजय गया है। मैं इसलिए कहता हूं मित्रों, 87 से 95 मोदी जी मुख्यमंत्री नहीं थे, मगर 87 से 95 के कालखंड को मैं भूल नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी थी। 87 से 95 में भारतीय जनता पार्टी ने वहां सरकार बना दी। मोदी जी वहां के जनरल सेक्रेटरी थे हमारे भारतीय जनता पार्टी के। उनके संगठनात्मक नेतृत्व में पार्टी के संगठन को गांव गांव तक ले जाने का काम किया। 90 के दशक में 95 के बाद मोदी जी हिमाचल, हरियाणा और पंजाब आए, कश्मीर भी मिला। यहां पर कभी सरकारें नहीं बनती थी। हिमाचल, हरियाणा सब जगह सरकार और पंजाब तीनों जगह मोदी जी के ही कालखंड में सरकार बनी और 2001 से गुजरात के मुख्यमंत्री बने। तब से गुजरात ने पराजय का मुंह नहीं दिखाया और 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने। 24 में भी 2/3 बहुमत के साथ विजय निश्चित है। मोदी जी जहां जहां गए विजय का भारतीय जनता पार्टी ने वर्ण किया है और हमारे देश की इकोनॉमी को भी एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री जब जाकर एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री आया, काम करने वाला प्रधानमंत्री आया, तब लोग क्वेश्चन मार्क खड़े करते थे, इकोनॉमी का क्या होगा। बड़ी विनम्रता के साथ मैं बताना चाहता हूं, दुनिया में सबसे तेजी के साथ 7.2% के वृद्धि दर के साथ बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था है। जीएसटी का संग्रह सर्वाधिक रिकॉर्ड तोड़कर आज बाहर है। सर्वाधिक निर्यात 2022 में $421 बिलियन का भारत ने करा है। सबसे ज्यादा सेवा का निर्यात, सर्विसेज का निर्यात $254 बिलियन का भारत ने किया है। वर्ष 2022 में अब तक का सर्वाधिक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट $83 बिलियन का आया है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तालिका में भी हम 63वें स्थान पर आए हैं, पहले 170वें स्थान पर अंतिम पायदान पर थे। मित्रों, ये सारे परिवर्तन मोदी जी ने करे हैं। पीएलआई, उत्पादन लिंक प्रोत्साहन और ढेर सारे गरीब कल्याण के कार्यक्रम। 9 करोड़ लोगों को एलपीजी दिया, गरीबों को 11 करोड़ शौचालय बनाए, 8 करोड़ घरों में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाया, लगभग 3 करोड़ परिवारों को बिजली का कनेक्शन देने का काम किया, 11 करोड़ किसानों को अब तक 1.5 लाख करोड़ रुपया हर साल 6,000 रुपया उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया, 2 करोड़ लोगों को घर देने का काम किया, 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा 60 करोड़ लोगों को देने का काम किया, 43 करोड़ लोगों को बैंक का अकाउंट दिया और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से लगभग 52 मंत्रालयों की 300 स्कीमों का 23 लाख करोड़ रुपया 5 साल में गरीब के बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफर करने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने। ये पुस्तक जो है एक व्यक्ति के, एक व्यक्तित्व के अनेक आयामों को परिचय करने वाली है।
इसमें एक संवेदनशील नेता का भी परिचय है, इसमें गुड गवर्नेंस के लिए काम करने वाला सुधारक का भी परिचय है, इसमें समाज की समस्याओं को जड़ मूल के साथ समाप्त करने वाला समाज सुधारक और प्रशासक का भी परिचय है। इसके अंदर पार्टी की जड़ों को पाताल तक गहरी कर पार्टी को कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से कटक तक फैलाने वाले नेता का भी परिचय है। अनेक प्रकार के मोदी जी के व्यक्तित्व के कई आयामों को, उनका जो व्यक्तित्व बहुआयामी है, हर आयाम के व्यक्तित्व के हर आयाम का परिचय मोदी एट 20 के अंदर है। और मित्रों, मैं आपको अंत में मोदी एट 20 के लिए इतना ही कहता हूं कि पुस्तक बहुत अधूरी है। मोदी इससे बहुत बड़ा आदमी है, इसका वर्णन ही नहीं हो सकता। बहुत सारे आयामों को इसके अंदर किसी न किसी ने लिखने, मैंने भी कुछ लिखा है, मगर मैं खुद कहता हूं कि पुस्तक अधूरी है। मोदी बहुत बड़े व्यक्ति है और देश का सौभाग्य है कि पूरा विश्व जिस व्यक्ति को नेता मानता है, वो नेता हमारा है, भारत का है और भारत का नेतृत्व है। ये हम सब के लिए गौरव का विषय है मित्रों। देश की आजादी के रजत जयंती भी आई, सुवर्ण जयंती भी आई, अमृत महोत्सव भी आया। किसी ने भी 25 साल 50 साल को, मैं किसी की टीका टिप्पणी करने नहीं आया हूं, देश के भविष्य के साथ जोड़कर नहीं दिया। अमृत महोत्सव को मोदी जी ने जन जन का महोत्सव बनाया। आज बच्चा बच्चा तिरंगा लेकर घूमता है, इसके मन में राष्ट्र भावना जागृत होती है। और मेरी बात याद रखना, 13 से 15 तारीख में 20 करोड़ भारतीय अपने घर पर तिरंगा फहराने वाले हैं। आप भी जरूर फहराएं। आजादी के अमृत महोत्सव का उपयोग देश के हर नागरिक के मन में देशभक्ति को जागृत करने के लिए करना। आजादी के अमृत महोत्सव से आजादी के समाप्ति तक के 25 साल, इसको अमृत काल कहकर ये 25 साल में हर क्षेत्र के भारत के लक्ष्य तय करना कि भारत शिक्षा के क्षेत्र में 25 साल में कहां पहुंचेगा, भारत अर्थतंत्र में 25 साल में कहां पहुंचेगा, भारत रक्षा के क्षेत्र में कहां पहुंचेगा, भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र में 25 साल से, और ये 25 साल अमृत काल के अंदर जो संकल्प लिए हैं, जो निर्णय करे हैं, उसकी सिद्धि के साल है मित्रों। अगर भारत की 130 करोड़ की जनता ये 25 साल प्रचंड पुरुषार्थ करती है, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा करती है, पराक्रम की पराकाष्ठा करती है, तो जब शताब्दी मनाई जाएगी, हम में से काफी लोग नहीं होंगे, मगर जब भी शताब्दी मनाई जाएगी, मेरी बात याद रखना, भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर बैठी हुई दिखाई देगी। ये जो विजन, ये संकल्प एक नेतृत्व में तभी आता है जब मैंने कहा कि उसके जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण केवल और केवल भारत को समर्पित होता है। ऐसा समर्पित नेता हम सबको मिला है। उनके नेतृत्व में हम लोग भारत में अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। मैं मानता हूं कि उड़ीसा के युवाओं को विशेषकर ये पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। आने वाले दिनों में इसकी उड़िया में ट्रांसलेशन भी होगी, परंतु ये पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। बड़े बनने का स्वप्न अगर जीवन में प्राप्त करना है तो मोदी एट 20 जरूर पढ़ना, वहीं से प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद। वंदे मातरम।